नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने प्री के एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन लेकर आए हैं और वो है वायुमंडल की संरचना। अब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वायुमंडल के संगठन में हमारे पास अलग अलग गैसेस हैं। हर गैसेस का अपना अपना एक संगठन है, प्रतिशत मौजूद है। उनमें से कुछ गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। कुछ गैसें ऐसी हैं जो जिनका कंसंट्रेशन बढ़ने से वायुमंडल के अंदर वो हरित गृह प्रभाव करती है और वही गैसेस भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है। साथ में हमने भूमंडलीय तापन के दुष्परिणाम वगैरह भी देखे। अब हम वायुमंडल के संरचना की बात करने वाले हैं। जैसा आप जानते हो, वायुमंडल 0 से हजारों किलोमीटर तक विस्तृत है। तो मुख्यतः वायुमंडल की जो पूरी परतें हैं ये अलग अलग भागों में बटी हुई है और हर परत की एक अपनी विशेषता है जो हमारे दिन प्रतिदिन के सभी, एक तरीके से बोले तो जिन दिनचर्या पे प्रभाव डालती है, या तो डायरेक्टली डालती है या फिर इनडायरेक्टली डालती है। तो वायुमंडल के हम अगर संरचना की बात करें तो वायुमंडल की जो पूरी परतें हैं या पूरा वायुमंडल हमारा मुख्यतः 5 भागों में बटा है और अगर हम विस्तृत रूप से डिवाइड करें तो वो 6 भागों में हो जाता है।
तो बच्चों ये हमारे वायुमंडल की संरचना है, जिसमें कि सबसे निचला मंडल जो है हमारा वो क्षोभ मंडल होता है, जिसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। अगर हम बोले तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। वहीं इनकी सीमाओं को हम क्षोभ सीमा, समताप सीमा और मध्य सीमा बोलते हैं। अब आपके दिल में बात उठी होगी और सवाल उठा होगा कि सर सीमा हमने तीन देखी, ना आयन सीमा है, ना ताप सीमा है और ना बाह्य सीमा है, ऐसा क्यों? तो बच्चों कारण यह है कि मध्य सीमा तक वायुमंडल की जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम मध्य मंडल के ऊपर जाते हैं यानी मध्य सीमा के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व लगभग 1% से भी कम हो जाता है। और ये तीनों मंडल जो है आयन मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल, ये एक दूसरे में कहीं ना कहीं मिलते हैं और कोइंसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ किताबों में आपको आयन मंडल नहीं मिलेगा जबकि ताप मंडल मिलेगा, और ताप मंडल के निचले भाग में आपको आयन मंडल लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हर मंडल की एक अपनी अपनी खासियत है और उस खासियत के बिना पे इन मंडलों से सवाल पूछे जाते हैं और इनका जो प्रभाव है वो हमारे दिनचर्या पे कैसे पड़ता है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं। और क्षोभ मंडल में अगर आपको ध्यान दिख रहा हो तो हमने क्षोभ मंडल की जो सीमा है यानी कि क्षोभ सीमा वो टेढ़ी है यानी कि झुकी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्षोभ मंडल की जो सीमा है वो टेढ़ी क्यों है या झुकी हुई क्यों है? तो क्षोभ मंडल की सीमा का जो निर्धारण होता है वो समवहनीय धाराओं के कारण होता है, और समवहनीय धाराओं के कारण यानी बोले तो सतह की गर्मी, इसी के परिणाम स्वरूप जो है यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे ऊंचा है और ध्रुवों पे नीचा है। अब बात उठती है समवहनीय धारा। तो बच्चों जैसा आप जानते हो कि किसी माध्यम में ऊर्जा जो है वो 3 तरीके से प्रवाहित होती है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी कि विकिरण के माध्यम से या फिर चालन के माध्यम से या फिर संवहन के माध्यम से। विकिरण यानी कि जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जिसको प्रवाहित होने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी भाग सकती है। वहीं दूसरी तरफ चालन जो है वह केवल सॉलिड में होता है यानी कि कंडक्शन, जहां ऊर्जा एक कण से दूसरे कण को हस्तांतरित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है और कण अपनी जगह पे ही कायम रहते हैं यानी वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते। वहीं तीसरी तरफ जो हमारा संवहन है, यहां पे ऊर्जा एक दूसरे को दी नहीं जाती है, जबकि ऊर्जा को कण लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते हैं, जिस कारण से इसे संवहन बोला जाता है। अब अगर हम यहां देखें तो भूमध्य रेखा पे तापमान ज्यादा है। अब तापमान ज्यादा होने के कारण सतह के पास जो चिपकी हुई हवा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, वह क्या होगी, वह चालन की प्रक्रिया से, क्योंकि चिपकी हुई है, गर्म हो जाएगी। गर्म होते ही वो फैलेगी और फैलने के बाद ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी। तो क्योंकि विषुवत रेखा पे ऊंचाई अधिक है तो जो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊर्ध्वाधर जो इसका मूवमेंट होगा वो 12 से 15 किलोमीटर तक होगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक गर्मी होने के कारण यह 18 किलोमीटर तक भी जा सकती है, यानी क्षोभ सीमा 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे भी पाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवों पे गर्मी कम होने के कारण जो हवा है वो कम ऊंचाई तक उठ पाती है, जिसके कारण जो क्षोभ सीमा है वो 6 से 9 किलोमीटर के बीच होता है। अब मैं इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो गौर कीजिए, जब हम दूध को उबालने के लिए रखते हैं गैस के ऊपर, तो जब मैक्सिमम फ्लेम रखते हैं तो दूध उबलकर पतीले के एकदम सबसे ऊपरी भाग तक आता है। लेकिन अगर मैं उसी फ्लेम को मीडियम कर दूं तो जो पतीले में दूध उठेगा वो आधे तक आएगा, और वहीं अगर मैं सबसे कम कर दूं तो सबसे कम ऊंचाई होगी। यानी कि ऊर्जा के हिसाब से जो दूध में संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो रही हैं उनका निर्धारण हो रहा है। यानी अगर यहां पर भी देखें तो विषुवत रेखा पे अधिक गर्मी होने के कारण जो हवा उठेगी ऊपर पर जाएगी वो अधिक ऊंचाई तक जाएगी। वहीं अगर हम मध्य अक्षांशों की बात करें यानी कि शीतोष्ण क्षेत्रों की, टेम्परेट जोन्स की, तो वहां गर्मी मीडियम है, जिसके कारण जो हवा
का संवहन होगा वो मीडियम ऊंचाई तक होगा, और ध्रुवों पे तापमान बहुत कम होने के कारण जो वहां पे हवा उठेगी वो सबसे कम ऊंचाई तक, और अगर हम तीनों का कर्व खींच दें तो वो हमेशा तिरछा ही उतरेगा। तो ये बात तो आपको समझ में आई। उसके बाद अगर हम दूसरी खासियत की बात करें क्षोभ मंडल की, तो वायुमंडल का लगभग 90% घनत्व जो है वो केवल क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। अब बात उठती है क्यों? तो सतह के साथ गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, वहीं दूसरी तरफ जो भारी तत्व होंगे वो नीचे की तरफ बैठे रहेंगे, और जो हल्के गैसेज होंगे, तत्व होंगे, वो ऊपर की तरफ होंगे। और ज्यादातर वायुमंडल में भारी है तत्व है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब है। तो जो भारी होंगे डबल एटॉमिक फॉर्म में होंगे, यानी कि 2 कोशिका वाले, वो सबके सब नीचे पाए जाएंगे। वहीं तीसरी खासियत अगर हम बोले तो तीसरी खासियत है कि क्षोभ मंडल के अंदर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है, और यह लगभग 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, या फिर बोले 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से घटता है, जिसे सामान्य पर्यावरणीय हार्स दर का नाम देते हैं, यानी कि नॉर्मल इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, या इसे सामान्य हार्स्य दर भी बोलते हैं अथवा इसे पर्यावरणीय हार्स्य दर भी बोलते हैं। अब बात उठती है कि ये सामान्य हार्स्य दर है क्या, यानी नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? तो सीधी भाषा में समझो, अगर 1 किलो एयर में 4 ग्राम वाटर वेपर होगा तो उसे सामान्य हवा बोलते हैं, और अगर अभी वर्तमान समय में उसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर मैं उसे 165 मीटर की ऊंचाई तक लेकर जाऊं तो उसका तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस गिरेगा और वो 30 से 29 हो जाएगा। वहीं अगर मैं उसी हवा को पूरे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेके जाऊं तो जो तापमान में गिरावट होगी वो 6.5 डिग्री सेल्सियस की होगी, और जो अल्टीमेट टेम्परेचर है एंड में वो 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब बात उठती है ऐसा क्यों? तो देखो, जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ उठेंगे गुरुत्वाकर्षण कम होगा। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण जो वायुमंडल का घनत्व है वो भी कम होने लगता है, और घनत्व कम होने के कारण तापमान कम होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व और तापमान साथ साथ चलते हैं। अगर अधिक घनत्व होगा तो अधिक तापमान होता है, कम घनत्व होगा तो कम तापमान होता है, तो इस हिसाब से तापमान गिरता है। लेकिन अब बात उठती है, हमारा वायुमंडल क्योंकि एक बंद सिस्टम नहीं है, यानी बंद तंत्र नहीं है, खुला हुआ तंत्र है, ओपन सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा जलवाष्प हवा के अंदर, ध्यान रखना, हवा और वायु, हमारे चारों तरफ हवा है, और जब ये क्षैतिज रूप से चलेगी तो वायु बोली जाएगी। तो हवा के अंदर हमेशा सामान्य रूप से जलवाष्प होगा, इसकी गारंटी नहीं है। कभी जलवाष्प ज्यादा हो सकता है, कभी जलवाष्प कम हो सकता है, और जब जलवाष्प ज्यादा हो जाएगा किसी भी हवा के अंदर तो उसे हम आर्द्र हवा बोलते हैं, और अगर कम हो जाएगा तो उसे हम शुष्क बोलते हैं, यानी कि ड्राई और वेट। तो जाहिर सी बात है कि आर्द्र हवा का भी गिरावट दर होगा और शुष्क हवा का भी होगा, जिसे हम वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी कि आर्द्र रुद्धोष्म शीतलन का नाम देते हैं, और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी कि शुष्क रुद्धोष्म शीतलन का नाम देते हैं। और ये कितना होता है? तो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट 3 से 4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है, और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। अब बात उठती है ये कैसे? तो बच्चों, आप जानते हो कि किसी भी, या बोले हम जल को जलवाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और उस ऊर्जा को हम छिपी हुई ऊर्जा का नाम देते हैं।
यानी अगर हम बोले तो लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा भी बोला जाता है। और जब जल के कण दूर जाते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है, ले ली जाती है और उसे जलवाष्प में बदल देती है। तो अब जरा ध्यान देना, जलवाष्प वेट एयर में ज्यादा है, यानी जब वो ऊपर जाएगी जलवाष्प तो उसमें सामान्य रूप से तापमान तो गिरेगा। यानी मान लिया 1 किलोमीटर पे -6.5 डिग्री तापमान गिरा, लेकिन जब जलवाष्प के कण एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उसमें जो गुप्त उष्मा है वो बाहर की तरफ निकलेगी, यानी लेटेंट हीट बाहर निकलेगी। जब वो गुप्त उष्मा बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है तापमान बढ़ाएगी। तो सपोज मान लिया कि उसने 2 डिग्री तापमान को बढ़ा दिया, तो अल्टीमेट जो तापमान घटेगा वो कितना घटेगा? -4.5 डिग्री घटेगा। ये बात समझ में आई। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम ड्राई की बात करें तो जलवाष्प है ही नहीं, जलवाष्प नहीं है यानी कि गुप्त उष्मा भी उसके अंदर नहीं है, उस हवा के अंदर। तो जो शीतलन होगा यानी कि जो ठंडा होगा हवा वो बहुत तेजी से होगा और गुप्त उष्मा नहीं होने के कारण उसका जो तापमान में गिरावट है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक प्रति किलोमीटर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो रुद्धोष्म शीतलन है यानी एडियाबैटिक लैप्स रेट, ये सीधा बोले तो वायु के किसी तापमान या जलवाष्प में बिना किसी बदलाव के कारण बिना किसी बदलाव होने के एक्चुअली अगर हम बोले तो रुद्धोष्म शीतलन का मतलब है वायु के ना तो वॉल्यूम में चेंज होता है आयतन में, ना ही जलवाष्प कैरी करने की कैपेसिटी में, ना ही तापमान में। यानी उसी अवस्था में जब वायु जबरदस्ती ऊपर उठा दी जाएगी तो उसमें शीतलन शुरू हो जाएगा। और यह पहाड़ों पे ज्यादा होता है क्योंकि जब वायु चल रही है तो वो ढाल के साथ साथ ऊपर की तरफ जाती है, और जब ढाल के साथ ऊपर की तरफ जाएगी तो रुद्धोष्म शीतलन शुरू हो जाएगा। अगर पानी ज्यादा है तो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा यानी कि आर्द्र, और अगर जलवाष्प कम है तो ड्राई यानी कि शुष्क। तो ये तो तापमान की गिरावट का बात है। इसलिए गौर करो, गर्मियों में हम हिल स्टेशन जाते हैं, कारण है ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा। अब आते हैं अगली खासियत के ऊपर, और वो है क्षोभ मंडल के अंदर ही सभी मौसम संबंधित गतिविधियां होती है। यानी मौसम संबंधित सभी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं। केवल ध्यान रखना, यानी बादल बनना, बारिश होना, ओले पड़ना, चक्रवात आना, मानसून आना, वायु का चलना या बहुत तेज वायु का चलना, बवंडरों का आना, ये सब के सब क्षोभ मंडल में ही होंगे। इवन तक कि अगर मैं बोलूं तापमान ज्यादा होने के कारण अगर वायु का ऊर्ध्वाधर मूवमेंट होगा तो ये क्षोभ सीमा तक ही ऊर्ध्वाधर उठेगी और उसके पश्चात इसका क्षैतिज मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब बात उठती है क्यों? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो जाहिर सी बात है हवा भारी होने लगेगी, भारी होने के साथ वो नीचे की तरफ बैठना चाहेगी। लेकिन क्योंकि वन वे ट्रैफिक है तो क्षोभ सीमा पे जाने के बाद ये बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा दबाव ढाल बल का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट का। नीचे प्रेशर कम होता है, ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। वहीं जहां प्रेशर नीचे कम होता है ऊपर की तरफ ज्यादा होता है। कैसे होता है? इस प्रक्रिया को यानी कि दबाव के बनने की प्रक्रिया को हम वायुमंडल के सामान्य परिसंचलन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी आने वाले टॉपिक में, जिसमें हम ये देखेंगे कि वायु का जो किसी भी स्थान पे मौजूदगी है वो वहां के दबाव को दर्शाता है और वो हवा को चलने में, क्षैतिज रूप से चलने में मदद करता है, या हवा के वायु के रूप में चलने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। तो कैसे होगा वो आने वाले टॉपिक में करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया मौसम संबंधित सभी गतिविधियां होंगी, और मौसम संबंधित गतिविधियों के साथ जो अस्थिरता है इस मंडल में, इसीलिए हम इसे क्षोभ मंडल का नाम देते हैं। और सामान्य रूप से तापमान गिरने के कारण अगर हम क्षोभ सीमा का तापमान बोले तो वो -80 से
90 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात उठती है कि क्षोभ सीमा का तापमान -80 से -90 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा। आओ देखते हैं। इक्वेटर पे प्रेजेंट डेट में हमारे पास जो तापमान है वो कितना है, +40। और अगर मैं 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाऊं तो मैं 15 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लगभग 97.5 होगा। 15 छके 90 और 7.5, इसे हम लगभग में 100 कर देते हैं, यानी -100। तो +40 -100 कितना हो गया बच्चों, -60। अब ध्रुवों की बात करें तो -60 एवरेज है। अगर मैं 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाता हूं तो -58.5 58.5 हो जाता है, इसको लगभग 60 कर देते हैं तो -60 और -60 कितना हो गया, -120। ठीक है, हमें एवरेज निकालना है, मीन वैल्यू, तो दोनों को जोड़ेंगे, -120 और -60 कितना हो गया, -180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, -90। क्योंकि हमने यहां 97 से 100 किया था और 58 से 60 किया था तो हमने थोड़ा सा तापमान बढ़ा दिया और -80 कर दिया, यानी -80 से -90 के बीच। लेकिन ध्यान रखना ये औसतम तापमान है, एवरेज टेम्परेचर। वास्तविक तापमान अलग है। अगर हम केवल भूमध्य रेखा की बात करें तो वहां का वास्तविक तापमान क्षोभ सीमा का अलग होगा। अगर ध्रुवों की बात करें तो वहां का क्षोभ सीमा का तापमान अलग होगा, या बोले हर स्थान के वास्तविक सतह की तापमान के हिसाब से उसकी क्षोभ सीमा का तापमान होता है और उसकी क्षोभ सीमा की ऊंचाई का निर्धारण होता है। तापमान ज्यादा होगा तो क्षोभ सीमा की ऊंचाई ज्यादा होगी और वहां का जो क्षोभ सीमा का तापमान होगा वो कम होगा। यानी स्थानीय कारकों के कारण किसी भी स्थान के तापमान को गवर्न किया जाता है और वह तापमान क्षोभ सीमा के तापमान को और उसकी ऊंचाई को गवर्न करेगा। वहीं दूसरी तरफ मौसम दर मौसम भी ये घटता और बढ़ता रहता है, यानी ठंड में इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, गर्मी में इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये कभी भी परमानेंट फिक्स नहीं होता। इसीलिए हम वायुमंडल को एक खुला हुआ तंत्र बोलते हैं, यानी कि ओपन सिस्टम या बोले डायनामिक सिस्टम। अब ये तो हमारा क्षोभ सीमा हुआ। अब अगर हम समताप सीमा की बात करें, समताप यानी एक जैसा तापमान, तो समताप मंडल के अंदर जो पहली खासियत है वो ये है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ हमारा तापमान बढ़ने लगता है और क्षोभ सीमा पर जाते जाते ये -90 से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात उठती है कि सर ऊंचाई बढ़ेगी, गुरुत्वाकर्षण घटेगा। गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो जाहिर सी बात है कि घनत्व भी घटेगा, और अगर घनत्व घटेगा तो तापमान भी घटेगा। यहां पर घनत्व घट रहा है, गुरुत्वाकर्षण घट रहा है, लेकिन तापमान घटने की जगह बढ़ रहा है, यानी यहां तापमान में वृद्धि का कारण गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो बात उठती है कौन है, तो यहां तापमान में वृद्धि का कारण जो है वो ओजोन परत की मौजूदगी है। और जैसा हम जानते हैं कि ओजोन का मुख्य काम है अल्ट्रावायलेट रेस यानी परावैंगनिक किरणों को रोकना और उन्हें अवशोषित करना, और परावैंगनिक किरणों का काम है तापमान बढ़ाना। तो 15 से 30 लगभग तापमान एक जैसा होता है। मेन कंसंट्रेशन ओजोन का 30 से 50 है। इसके बनने की शुरुआत 20-25 किलोमीटर से शुरू हो जाती है और इसीलिए इसे समताप बोलते हैं, क्योंकि तापमान एक जैसा है। लेकिन जैसे ही हम 30 के ऊपर बढ़ते हैं, अल्ट्रावायलेट की मौजूदगी के कारण तापमान बढ़ना शुरू होता है और फाइनली समताप सीमा पे जाते जाते ये 0 डिग्री पहुंच जाता है। ये तो आपको समझ में आया। बाकी दूसरी बात और बताऊं, हम इस तापमान के बढ़ोतरी को वायुमंडल के अंदर तापमान विलोपन का भी नाम देते हैं।
यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। अब बात उठती है तापमान विलोपन का मतलब क्या है। आओ देखते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है और 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर या 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। और ये हमने देखा जिसे हम सामान्य हास्य दर बोलते हैं। यहां ऊंचाई के साथ जब तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगेगा तो हम उसे तापमान विलोपन बोलेंगे और ये समताप मंडल में होता है। अब बात उठती है कि क्या क्षोभ मंडल में तापमान विलोपन नहीं होता? तो होता है, 110% होता है, लेकिन रेयर केसेस में होता है या फिर बोले कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंदर होता है। वहीं दूसरी तरफ समताप मंडल से यह क्वेश्चन अक्सर आता है कि तापमान विलोपन की प्रक्रिया वायुमंडल के किस लेयर में होती है, तो यह समताप मंडल होता है। बाकी अगर मैं तापमान विलोपन की बात करूं क्षोभ मंडल के अंदर, तो पहला होता है हमारा रेडिएशनल विलोपन यानी रेडिएशनल विकिरण विलोपन, रेडिएशनल इन्वर्जन। फिर होता है हमारा वैली इन्वर्जन यानी कि घाटी विलोपन। और तीसरा होता है हमारा एडवेक्शन इन्वर्जन या फिर फ्रंटल इन्वर्जन, जिसे हम बोलते हैं वाताग्रीय विलोपन। ठीक है, या गतिशील। अब बात उठती है ये तीनों क्या है, रेडिएशनल, वैली या फिर फ्रंटल या वाताग्रीय। तो आओ एक एक करके देखते हैं। जो विकिरण वाला विलोपन है यानी कि रेडिएशनल इन्वर्जन, यह ठंड के मौसम में लंबी रात होने के कारण होता है। अब बात उठती है ऐसा क्यों? तो गौर कीजिए, पृथ्वी के पास अपना कोई तापमान का स्रोत नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है, इंसोलेशन जिसे हम बोलते हैं, और दिन के समय यह होती है, रात के समय नहीं होती। तो पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी की सतह दिन के समय इस ऊर्जा को अवशोषित करती है और रात के समय इसे ये विकिरण के रूप में भेज देती है वापस, यानी कि छोड़ देती है। तो ठंड के समय दिन छोटा और रातें लंबी होती है। अब यहां इनकम और एक्सपेंडिचर के हिसाब से बात करते हैं। 24 घंटे में जैसा हमें पता है कि दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती हैं, तो मान लिया कि 10 घंटे का दिन है और 14 घंटे की रात। ठीक है बच्चों, यानी 10 यूनिट एनर्जी हमें इनकम हो रही है और 14 यूनिट एनर्जी हमारा खर्च हो रहा है। तो अगर 10 इनकम है और 14 खर्च है, तो अल्टीमेटली पहले दिन -4 का हमारे पास जो है वो डेफिसिट हो जाता है। अगले दिन जो 10 आएगा उसमें से -4 तो बराबर कर दिया जाएगा, तो 6 यूनिट का इनकम होगा और 14 यूनिट का खर्च होगा, तो -8 पे चला जाएगा। तीसरे दिन में फिर जब 10 आएगी तो -8 बराबर करके 2 बचेगा और खर्च 14 का होगा, तो फिर -12, यानी हर दिन माइनस में 4 जुड़ते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी की सतह बहुत ठंडी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जमीन और पानी के विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट में काफी अंतर होता है। जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, पानी लेट से गर्म लेट से ठंडा होता है। तो दिन में जमीन तो गर्म हो जाता है लेकिन रात में उतनी ही तेजी से ठंडा होता है। और जब ठंड का मौसम आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो फाइनली जमीन का जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है। और जब जमीन बहुत ठंडा हो गया तो उसके साथ लगी हुई जो हवा होती है वो भी बहुत ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर बैठी हुई हवा का तापमान लगभग बराबर होता है, जिसके कारण
जो जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है। जैसे ध्यान दो, यह हमारी पृथ्वी की सतह है और इसके साथ एक ये हवा का कॉलम है और ये एक एयर हवा का कॉलम है। अब मान लिया पृथ्वी की सतह का तापमान 3 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है हवा का तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन उसके ऊपर जो हवा है उसका 5 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। अब अगर कोई व्यक्ति सतह से ऊपरी वायुमंडल की में बढ़ता है तो उसे पहले ठंडी हवा मिलती है और फिर उसके ऊपर गर्म हवा मिलती है। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लग रहा है और इसी तापमान के बढ़ने को ऊंचाई के साथ हम तापमान विलोपन बोलते हैं। और क्योंकि विकिरण के कारण हुआ है या रेडिएशन के कारण, इसीलिए हम इसे विकिरण अथवा रेडिएशनल इन्वर्जन का नाम देते हैं। अब आते हैं घाटी इन्वर्जन की तरफ, यानी कि वैली इन्वर्जन। अब ध्यान देना, ये पर्वत हो गए और ये नीचे घाटी हो गए। हम जानते हैं कि जब ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है, घटने लगता है, और यानी पर्वतों पे तापमान कम होगा। अब दिन के समय जब सूरज होगा तो जाहिर सी बात है कि पर्वतों के ढाल पे जो हवा है, ठीक है, वो गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगी या घाटी के अंदर से भी ऊपर की तरफ जाएगी, जिसे हम घाटी समीर यानी कि हम एनाबैटिक विंड्स का नाम देते हैं। लेकिन रात के समय जब सूर्य नहीं होता तो पर्वतों के ढाल पे जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है, और ठंडी होने के कारण भारी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ घाटी में जो हवा है ये गर्म रहेगी अभी और ये ठंडी हो गई। तो ठंडी हवा भारी होने के कारण पहाड़ों से घाटी में बैठ जाएगी, जिसे हम कैटाबैटिक विंड्स या पर्वत समीर का नाम देते हैं। और गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है, तो ठंडी हवा घाटी के अंदर बैठ जाएगी और गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेल देगी। यानी रात के समय जब कोई व्यक्ति घाटी से, वैली से पर्वतों के ऊपर चढ़ेगा तो उसे हवा गर्म महसूस होगी। यानी कंपैरेटिवली घाटी में हवा ठंडी थी और ऊपर पर्वतों की तरफ बढ़ते हुए हवा गर्म होने लगी, और इसे हम बोलते हैं वैली इन्वर्जन यानी घाटी विलोपन, जो रात के समय होता है। क्लियर है? और किस प्रक्रिया में, किन वायु हवाओं के कारण? तो कैटाबैटिक विंड्स के कारण। एनाबैटिक जब दिन में घाटी से पहाड़ों की तरफ चलेगी और कैटाबैटिक जब रात में पहाड़ों से घाटी की तरफ उतरेगी, ठीक है। अब आते हैं हम फ्रंटल इन्वर्जन यानी कि वाताग्रीय विलोपन की तरफ। इसमें क्या होता है, जब दो अलग अलग तापमान की वायु राशियां मिलेंगी या फिर जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के स्थान पे या ठंडी वायु गर्म स्थान पे पहुंचेगी तो वो क्या करेगी, उस स्थान के गर्म हवा को ऊपर उठा देगी, क्योंकि गर्म हवा ठंडी है और गर्म हवा हल्की है और ठंडी हवा भारी है। तो गर्म हवा की जगह ठंडी हवा ले लेगी और गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, तो उस जगह पे होगा, जिसे एडवेक्शन इन्वर्जन बोलते हैं। और वाताग्रीय इन्वर्जन में क्या होता है, ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है और गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण एक सीमा का निर्धारण होता है जिसे वाताग्र बोलते हैं, ठीक है। और यह मध्य अक्षांशों में ज्यादा होता है, जहां ठंडी और गर्म वायु राशि के मिलने के कारण
ठंडी वायु राशि नीचे रह जाती है और गर्म वायु राशि ऊपर। तो अब इस स्थान पे अगर कोई व्यक्ति सतह से ऊपर की तरफ जाता है तो वहां तापमान बढ़ता हुआ नजर आता है घटने की जगह, जिसे हम वाताग्रीय विलोपन का भी नाम देते हैं। और ये तीनों विलोपन, जैसा मैंने आपको बताया, एक निश्चित परिस्थिति में होंगे। यह सामान्य अवस्था नहीं है जो क्षोभ मंडल के अंदर होता है। और समताप मंडल में अल्ट्रावायलेट और ओजोन के परत की मौजूदगी के कारण तापमान विलोपन की प्रक्रिया होती है। क्लियर है? दूसरी बात, मौसम संबंधित कोई भी गतिविधि समताप मंडल के अंदर नहीं होती और मौसम संबंधित गतिविधियां नहीं होने के कारण जो वायुमंडल है, वायुयान है, वो इसी मंडल में उड़ते हैं, यानी हवाई जहाज। अब बात उठती है क्यों? तो गौर कीजिए, मौसम संबंधित सभी गतिविधियां क्षोभ मंडल में हुई तो जाहिर सी बात है बादल भी बनेंगे और बादल में जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, वो घट जाती है। जैसे ठंड के समय कोहरा होता है, फॉग, तो दृश्यता घट जाती है, एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा होता है। और अगर टेक्निकली बोले तो फॉग एक तरीके का स्तरीय बादल होता है, यानी कि मेघ होता है। लेकिन गौर कीजिए, जब फॉग नहीं होता तो एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है, जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता है। और जैसा हमने देखा कि सभी मौसम संबंधित गतिविधियां क्षोभ मंडल में होंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो मौसम साफ होगा वो समताप मंडल में होगा और साफ मौसम में हवाई जहाज उड़ाना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब बात उठती है, क्या यह हकीकत में होता है? तो देखो, अगर वास्तविक तौर पे बोले तो हवाई जहाज क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ही उड़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कागज पे मौसम संबंधित गतिविधियां केवल क्षोभ मंडल में की, तो हवाई जहाज साफ मौसम में उड़ाएंगे। और इसीलिए जब बादल होते हैं आसमान में, फॉग होता है विंटर के समय या मॉनसून के समय, तो हम फ्लाइट्स को या तो कैंसिल कर देते हैं या डिले कर देते हैं। तो वास्तविक तौर पे अलग बात है, प्रैक्टिकल, लेकिन पेपर पे बात अलग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और मध्य मंडल की बात करते हैं। तो मध्य मंडल में फिर से ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है, क्योंकि घनत्व घटने लगा और मध्य सीमा पर जाते जाते -90 से -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इस मंडल में गैसों के एक आणविक कण पाए जाते हैं, यानी कि सिंगल एटम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात उठती है कि सर गैस ये सब तो डबल फॉर्म में है, H2, N2, O2, तो यहां सिंगल कैसे होंगे और एग्जिस्ट तो कर नहीं सकते। तो बेसिकली यहां जो कण होते हैं वो आयनित रूप में मौजूद होते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म, यानी आयंस के तौर पे। वही तीसरी बात अगर बोले तो उल्का जो है वो इसी मंडल में प्रवेश करने के पश्चात जलना शुरू करते हैं, इससे पहले वो नहीं जलते। कारण ऊंचाई बढ़ेगी तो घनत्व घटेगा, लेकिन ऊंचाई घटेगी तो घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा, घर्षण बढ़ेगा साथ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है आग लगने लगेगी। अब बात उठती है, सर हमने इन्हें उल्का पिंड क्यों नहीं बोला? तो गौर कीजिए, कोई भी खगोलीय पिंड जो वायु पृथ्वी के बाहर से प्रवेश कर रही है, वो जब तक पृथ्वी की सतह पे उसका कोई भी बचा हुआ भाग आकर नहीं टकराएगा, तब तक हम उसे उल्का पिंड यानी पिंड का नाम नहीं देंगे। और जब घर्षण के कारण ये जलने लगे तो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये निश्चित नहीं है। इसीलिए अनिश्चितता के कारण, यानी बोले तो प्रोबेबिलिटी कम होने के कारण, हम इसे उल्का ही बोलते हैं सबसे पहले। क्लियर है? अब चलते हैं आयन मंडल की तरफ।
नाम से आपको प्रतीत होता है कि आयन यानी कि आयनित कण। तो इस मंडल के खासियत की बात करें तो इस मंडल में मौजूद कण आने वाली सौर ऊर्जा के कारण आयनित हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब धनात्मक अथवा ऋणात्मक। और इसी प्रवृत्ति के कारण हम इस मंडल का इस्तेमाल दूर संचार के लिए करते हैं, सैटेलाइट्स के लिए करते हैं। रेडियो, टीवी, डीटीएच, सैटेलाइट फोन, रडार, इन सभी का इस्तेमाल, और या इन सभी में कम्युनिकेशन यानी दूर संचार का जो काम करते हैं, संचार का, वो इसी मंडल की सहायता से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने भी हमारे संचार संबंधित उपग्रह हैं यानी कि सैटेलाइट्स, वो भी इसी मंडल में प्लेस किए जाते हैं। उसकी उपयोगिता के हिसाब से उनकी ऊंचाई निर्धारित की जाती है। और सबसे अहम बात, ऑरोरा की जो प्रक्रिया होती है, ऑरोरा की जो घटना होती है, वो इसी मंडल में होती है, जिन्हें हम उत्तरी रोशनी और दक्षिणी रोशनी के नाम से जानते हैं। वहीं उत्तरी ध्रुव पे होंगे तो ऑरोरा बॉरियलिस, दक्षिणी ध्रुव पे होंगे तो ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस। अब बात उठती है, ऐसा कैसे? आसमान चमकता कैसे है ध्रुवों पे? तो ये आयनित कण है, और जब सौर ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो ये आयनित कण प्लस और माइनस एक दूसरे में टकराते हैं। टकराने के परिणाम स्वरूप ये स्पार्क करते हैं, और जब ये स्पार्क करते हैं तो वायुमंडल में जो ज्यादातर गैसेज हैं यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में है, वो जलने लगते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन जलता है इस स्पार्किंग के कारण तो ब्लू कलर देता है, और वहीं अगर ऑक्सीजन जलता है तो लाल अथवा ग्रीन कलर देता है। और इसीलिए ध्रुवों पर ये चमकते हुए से नजर आते हैं, क्योंकि वहां पृथ्वी का गुरुत्व जो मैग्नेटिक पोल्स है यानी जो चुंबकीय ध्रुव है वो ज्यादा मजबूत होते हैं, आपको पता है, और आयनित कण उन ध्रुवों की तरफ आकर्षित होते हैं, इसीलिए ये ध्रुवों के आसमान में ही नजर आते हैं। अब आते हैं हम तापमंडल और बाह्यमंडल की तरफ। तापमंडल का नाम ताप इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां जो कणों का तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है, 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस। कारण यह है कि हम सूर्य के जितना नजदीक जाएंगे तापमान उतना बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इस मंडल के औसतम तापमान की बात करें तो यह हिमांक से नीचे होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है। अब बात उठती है, सर ऐसा कैसे? तो देखो, जैसा हमने आपसे आप जानते भी हो और बताया भी था, घनत्व तापमान और घनत्व साथ साथ चलते हैं। घनत्व यहां कम है तो जाहिर सी बात है तापमान कम होगा मंडल का, क्योंकि एक कण अगर यहां है तो दूसरा कण हजारों किलोमीटर दूर है, और सूर्य के पास होने के कारण इनका तापमान 2000 है। तो जब ये अपनी जगह को छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अपने तापमान को लेकर ही लेंगे। तो जिस जगह को इन्होंने छोड़ा वो तो फिर से खाली हो गया, यानी औसतम तापमान माइनस कणों का तापमान प्लस। और जरा सोचो, उल्का किस मंडल में जलना शुरू करते हैं? मध्य मंडल। और आ किधर से रहे हैं? बाहर से। तो जब बाहर से आएंगे तो अगर इस मंडल का तापमान या घनत्व ज्यादा होता तो क्या वो 400-500 किलोमीटर ऊपर से जलना नहीं शुरू करते? नीचे से क्यों कर रहे हैं? यानी इस मंडल के अंदर ना तो तापमान ज्यादा है औसतम, और ना ही घनत्व है, जिसके कारण ना तो तापमान के कारण ये जल पाते हैं और ना ही घर्षण के कारण। और मध्य मंडल में प्रवेश करने के बाद घटती हुई ऊंचाई के साथ घनत्व बढ़ता है तो घर्षण ज्यादा होने लगती है और फिर ये जलना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है, जहां घनत्व लगभग 0.1% से भी कम होता है, और यहां मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के एक आणविक कण मौजूद है, और इनका बाहरी अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से आदान प्रदान होता रहता है।
यानी कभी इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के अंदर या अंतरिक्ष में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, वो भी एक कण में, एक आणविक में। तो जाहिर सी बात है या तो वो इधर आएंगे या उधर जाएंगे, और क्योंकि कोई लिड नहीं है, ढक्कन नहीं है एटमॉस्फेयर के ऊपर, खुला हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है या बोले नेग्लिजिबल होता है। वहीं साथ में ये हल्के होने के कारण इनका आदान प्रदान चलता रहता है। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हमारे वायुमंडल के परतों की आपने एक एक करके खासियत देखी। हर एक खासियत एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, और इसका प्रभाव अगर आप ध्यान दो तो हमारी लाइफ पे डे बाय डे प्रैक्टिकल तौर पे होता है। जैसे मौसम में कोई भी बदलाव होता है तो हमें परेशानी होती है, भूमंडलीय तापन हो रहा है तो परेशानी हो रही है, तापमान ज्यादा है कम है तो दिक्कतें हो रही हैं। साथ में गर्मियों में हम पहाड़ों पे जाते हैं, सर्दियों में हम जमीन पे मतलब कि सतही भाग में आ जाते हैं या बोले मैदानी भाग में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओजोन अगर ना हो तो परावैंगनिक किरणें पृथ्वी की सतह पे पहुंचेंगी, हमें बहुत सारे रोग देंगी, जैसे कि चर्म रोग हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ये सारी चीजें होंगी। साथ में छोटे छोटे कणों को, जीवाणुओं को मार देती हैं। फिर अगर मध्य मंडल ना हो तो उल्का जलेंगे नहीं, उल्का नहीं जलेंगे तो जाहिर सी बात है वो आकर पृथ्वी की सतह से टकराएंगे। टकराने से आप जानते हो एक बार तो डायनासोर्स निपट गए थे, अब अगर वो फिर से टकराना शुरू करेंगे तो फिर इंसानियत या इंसानी प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आयन मंडल ना हो तो, या आयन मंडल में कोई भी थोड़ा बहुत भी बदलाव हो तो हमारे दूर संचार में प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर गौर करो क्षोभ मंडल में ज्यादा बादल हो या फिर मौसम संबंधित गतिविधि थोड़ी सी ज्यादा टर्बुलेंस वाली हो, थोड़ा मौसम खराब हो, तो हमें संचार में बहुत दिक्कत होती है और कम्युनिकेशन या तो टूट जाता है या फिर क्रॉस कनेक्शन लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के डे बाय डे दिनचर्या में जो है इन सभी लेयर्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। वहीं जो सबसे मुख्य लेयर है वो नीचे के चार हैं। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। बाकी ताप मंडल और बाहरी मंडल का घनत्व न कम होने के कारण और वहां जो गैसेज है उनसे हमारा कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, तो इन लेयर्स का उतना प्रभाव हम पे नहीं पड़ता या हमारे लाइफ में नहीं पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हमने वायुमंडल की संरचना देखी, जिसमें आपको हमने खासियतें बताई, क्यों होते हैं ये बताया। अब इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अगली क्लास में मिलेंगे और आपके साथ वायुमंडल के सामान्य परिसंचलन के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम तापमान पेटियां, दबाव पेटियां, वायु पेटियां या फिर पछुआ पवने, व्यापारिक पवने या जेट स्ट्रीम, रॉसबी वेव्स या फिर जियोस्ट्रॉपिक विंड्स यानी ऊपरी वायुमंडलीय हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। दबाव कैसे निर्मित होता है पृथ्वी की सतह पे, गतिशील दबाव क्या होता है, तापमान केंद्रित दबाव क्या होता है, या कॉरियोलिस बल क्या होता है, कहां लागू होता है, किस प्रकार से होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम फिर अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।